हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैर से होंगे। तो सुना है आप लोग ज्योमेट्री से डरते हैं, सुना है आप लोगों को यूक्लिड्स वाली जो ज्योमेट्री की बातें हैं वो समझ नहीं आ रही है। तो आज से ऐसा नहीं होगा। आज से हम आसान भाषा में सीखेंगे कि ज्योमेट्री किस खेत की मूली है और यूक्लिड की क्या बेसिक डेफिनेशंस थी इसके रिलेटेड, वो कौन था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से उसको एक टाइटल मिला, द फादर ऑफ द ज्योमेट्री। तो अगर हम देखेंगे तो ही इट्स ऑल अबाउट तकरीबन 300 साल पहले कबल मसीह बीसीई के जब बात होती है, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हो आप। तो उस बंदे ने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। उसमें उसने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, बेसिक डेफिनेशंस यूज़ की थी कि ज्योमेट्री अगर हम स्टार्ट में देखेंगे तो ज्योमेट्री किस चीज़ से स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट होती है एक चीज़ से, एक डॉट से, एंड दैट डॉट इज नोन एज पॉइंट। तो कैसे? तो हमारे पास जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कुछ चीज़ स्टार्ट करने से हम पहले एक डॉट ही डालते हैं। इन एंड ज्योमेट्री इज दिस डॉट इज नोन एज पॉइंट। अब पॉइंट किसको कहते हैं? डॉट तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉट डॉट वाली शेप में है, ठीक है। अगर हम मैथमेटिक्स की या ज्योमेट्री की ज़बान छोड़ देंगे, बट द पॉइंट हियर इज नॉट द डॉट इन ज्योमेट्री। डॉट तो है ये बाकी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, बाकी ज़बानों में, ठीक है। मगर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात जब आती है तो ये कोई डॉट नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पास विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। यहाँ पे पार्ट किसको कहेंगे दोस्तों? पार्ट हम उसको कहेंगे जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, जिसकी कोई ना तो लेंथ है ना तो ब्रेड्थ है। तो ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ही डिफाइंड दिस एज विच हैज दैट थिंग विच हैज नो पार्ट। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। देन देयर इज अनदर थिंग, उसने बताने की कोशिश की, द लाइन। लाइन किसको कहेंगे आप दोस्तों? लाइन हम उसको कहेंगे जिसके पास एक ही डायमेंशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर टू इज कि लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। ठीक है दोस्तों, जब भी लाइन की बात आएगी, लाइन को हम ब्रेडथलेस लेंथ कहेंगे, एंड इट हैज ओनली वन डायमेंशन, ठीक है। तो देन देयर इज अनदर थिंग, उसने बताने की कोशिश की, व्हाट इज प्लेन। देखो, फ्लैट सरफेस, जो भी फ्लैट सरफेस होगी, जिस तरह से आप इस वाली विंडो को देख रहे हो, ये वाली जो विंडो है जिसमें ये पीपीटी है, अगर आप देखोगे अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे हम, इसको हम कहेंगे विंडो, ठीक है। मगर जब ज्योमेट्री की बात आएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? क्यों इसको हम कहेंगे प्लेन, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट हैज टू डायमेंशंस। एक तो इसके पास लंबाई है, इस तरह से, जिस तरफ मैं ये एरो मूव कर रहा हूँ, इसी तरह से इसके पास एक ब्रेडथ होगी, ये एक हिसाब से इस तरह से समझ लीजिए आप, काइंड ऑफ है मोटापा। हमारी टर्मिनोलॉजी जो हम हमारी जो एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, किसी चीज़ का की लंबाई और किसी चीज़ की मोटाई। तो ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक सरफेस बन जाती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द प्लेन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्शंस एंड पोस्टुलेट्स। एंड हमारे पास मैथमेटिक्स की जब बात आती है दोस्तों, तो हमारे पास दो तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। ट्रूथ्स ऐसे सच जिनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात आएगी तो ऐसे सच कहेंगे उनको जिनको हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। क्योंकि सपोज मेरी हाइट 6 फीट है, क्या इसमें कोई सेकंड क्वेश्चन है? ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरी क्लास में इस वक्त सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, क्या इसमें 31 स्टूडेंट्स आ जाएंगे? ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ऐसे सच जो हम बदल नहीं सकते, जो कि ऑब्वियस हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है सबके लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मैथमेटिक्स में एक्शंस और पोस्टुलेट्स दो तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। अब फर्क क्या है एक्शंस और पोस्टुलेट्स में? एक्शंस उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स को कहा जाता है जो कि मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में अप्लाई हो पाते हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट्स उनको कहा जाता है जो बस ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ वी विल सी कि हमारे पास कौन कौन से एक्शंस हैं। तो हमारे पास जो एक्शंस है, एक्शन 1, एक्शन 2 एंड एक्शन 3, इनको कहा जाता है एक्शंस ऑफ इक्वालिटी। क्यों कहा जाता है? सपोज द थिंग्स, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिए। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग और इक्वल टू वन अनदर। फर्ज कीजिए, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन एक्शन 1 हमारे पास ये है कि अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, देन ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है दोस्तों। देन देयर इज अनदर एक्शन, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, द होल्स आर आल्सो इक्वल। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सपोज हमारे पास ए इज इक्वल टू बी। एक्शन 2 की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ए बराबर है बी के, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, क्योंकि ए एंड बी आर इक्वल, अगर हम ए को ऐड करेंगे, यानी एडिंग 3 बोथ साइड्स,
ठीक है, ए को भी 3 ऐड करेंगे और बी को भी 3 ऐड करेंगे। ये क्या कह रहा है एक्शन 2, a + 3 इज ऑलवेज इक्वल टू a + b + 3, सॉरी b + 3। यानी अगर a और b बराबर है, अगर हम इसको दोनों तरफ से बोथ साइड से हम इसको भी ऐड करेंगे इक्वल, इसको भी उतना ही ऐड करेंगे जितना हमने a को ऐड करा। तो नतीजा क्या निकला, वो जो ऐड हमने किया वो भी बराबर होगा, वो भी इक्वल होगा एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारे पास एक्शन थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्या ये क्या कह रहा है, हमारे पास फर्ज कर लीजिए फिर से a इज इक्वल टू b। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स। ठीक है, इस बार हम माइनस करेंगे, a - 5 इज ऑलवेज इक्वल टू b - 5, क्योंकि a एंड b इक्वल है। देयरफॉर अगर हम इक्वल इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वल के मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे a को 5 माइनस कर रहा हूँ, b को भी मुझे 5 माइनस ही करना पड़ेगा। अगर मैं a को 3 माइनस कर रहा हूँ या b को 4 माइनस कर रहा हूँ तो वो इक्वल नहीं होंगे। ये वाली जो टर्म है ना, ये यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे प्लस में हमारे पास +3 आया, यहाँ पे भी +3 लिखेंगे, यहाँ पे +4 +1 या +2, कुछ डिफरेंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यही तो कह रहा है ये, if a is equal to b, if we subtract the equals to them, then their subtraction जो होगा वो भी बराबर ही होगा। तो ये था हमारे पास पहले 3 एक्शंस जिनको हम एक्शंस ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर एक्शन नंबर 4 जिसको हम कोइंसिडेंस एक्शन भी कहते हैं, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। ठीक है, अब आप ऐसे देख लीजिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, क्या इस लाइन पे एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? ठीक है, मैं ऐसे ही, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट आप समझ लीजिए। ठीक है, इस लाइन पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, ये जो थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। अगर मैंने पहली लाइन ए बी रखी, ठीक है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर उसको सी डी रखा, तो ये एक्शन 4 क्या कह रहा है मुझे, ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी डी देन। ठीक है, इफ टू शेप्स परफेक्टली ओवरलैप दे आर आइडेंटिकल इन मेजर। जिस तरह से मैंने ये लाइन थी, सपोज ये 5 मीटर की थी, सपोज ये 10 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, अगर इसी तरह से दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, कोइंसाइड होगी या ओवरलैप होगी, तो उसका भी मेजर वही होगा जो पहले वाली का था। ठीक है, उसी को कोइंसिडेंस कहते हैं, उसी को ओवरलैप भी कहेंगे। Then there is another action, the whole action. The whole is greater than the part. इसको हम दूसरी वाली स्लाइड में देखेंगे। सपोज हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा एक होल है हमारे पास। ठीक है, और इसका एक स्लाइस जो हमने यहाँ पे आप दिख रहे हो, ये जो है ना, ये जो स्लाइस है ये एक पार्ट है। होल इज ऑलवेज इक्वल टू पार्ट, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। होल इस तरह से देखिए, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। ठीक है, ये जो स्लाइस है ना, ये किसका पार्ट है, इस पिज़्ज़ा का पार्ट है। पिज़्ज़ा यहाँ पे होल है। ठीक है, पिज़्ज़ा इज होल हियर, जो कि बड़ा होगा किससे, स्लाइस से, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस से। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 5 एक्शंस। नाउ हमारे पास पोस्टुलेट्स एक ऐसे कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो कि अप्लाई होते हैं कहाँ पे, जो कि अप्लाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल पोर्शन में। मैथमेटिक्स के सब पार्ट में, मैथमेटिक्स में एक पोर्शन है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल पोर्शन। और ज्योमेट्रिकल पोर्शन में जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट 1 जो है, a straight line can be drawn from any point to any other point। पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन, फर्ज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कह रहा है, अगर हमारे पास ए है पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है दोस्तों, पोस्टुलेट नंबर 2, a finite straight line can be extended indefinitely। तो पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, a finite straight line can be extended indefinitely। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये जो एक लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इंडेफिनेटली एक्सटेंड करा जा सकता है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और यहाँ से भी ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, जितना मैं एक्सटेंड करना चाहूँ। यानी कि ये पीपीटी के बाहर भी जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी, और देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट थिंग। तो यही तो कह रहा है पोस्टुलेट नंबर 2। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास, क्या है कि फाइनाइट स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। इसको इतना खींच सकते हैं कि इसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन को, तो लाइन से ही एक सब पार्ट निकला है हमें, जिसको हम क्या कहते हैं,
लाइन सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, लाइन, ठीक है। इसी को हम कहेंगे, जो कि हमारा लास्ट वाला जो था ना, एक्शन नंबर 5 जो हमने अभी देखा, हमने पढ़ा, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ पे होल कौन है? यहाँ पे होल एक लाइन है, और लाइन सेगमेंट हमारे पास पार्ट है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज मेजरेबल। जो लाइन होती है ये हमारे, हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता है। बट लाइन सेगमेंट को इट्स लिमिटेड, ठीक है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही होगा, ठीक है, लिमिटेड होगा। नाउ देयर इज थर्ड पोस्टुलेट, a circle can be drawn with any center and radius। जो भी सर्कल हमारे पास, हम सर्कल कभी कभार ड्रा करेंगे, ठीक है। हम ऐसे उसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है कि हम कौन सा रेडियस लेंगे और कौन सा सेंटर लेंगे। मतलब हमारे सेंटर्स डिफरेंट हो सकते हैं और हमारे रेडियस डिफरेंट हो सकते हैं। यही कह रहा है कि अगर हम सर्कल ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर से, तो उसका एक सेंटर डिफरेंट भी होगा। अगर हम दूसरा सर्कल भी ड्रा करेंगे जो इस वाले से बड़ा होगा, और उसका रेडियस, ये जो है ना, ये इसको हम सेंटर कहेंगे सर्कल का, और इस वाले पॉइंट को भी सेंटर कहेंगे। इस वाले, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना यहाँ से, इस वाले सर्कल के इस एंड से और टू द सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। और इस वाले सेंटर के पास में जो एक, उसको क्या कॉर्ड कहते हैं, लेकिन इस वाले कॉर्ड को क्या कहेंगे? इस वाले कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे, ठीक है। तो पोस्टुलेट नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमें? सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। हम कुछ भी सेंटर ले सकते हैं और कुछ भी रेडियस ले सकते हैं। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास सपोज एक तो हमारे पास इसको हम ट्रायंगल ए कहेंगे और इसको हम ट्रायंगल बी कहेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल बी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ है। ये तो ये बड़ी फिगर है और ये एक छोटी फिगर है, ठीक है। बड़ी और छोटी फिगर में एक एंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। यानी कि ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है। ये दो एंगल्स होंगे, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ट्रायंगल ए का एंगल 90 डिग्री बराबर है इस वाले 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे हमेशा, ठीक है। अगर मल्टीपल नंबर ऑफ राइट ट्रायंगल्स हैं, तो उनके एंगल्स जो होंगे ना, राइट एंगल जो होंगे ना, यानी कि उनके 90 डिग्री एंगल्स हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, ट्रायंगल सी है, ठीक है। तो इनके जो राइट एंगल्स हैं, ठीक है, इनके जो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल सी। इसी तरह से अनलिमिटेड जो हमारे पास राइट ट्रायंगल्स होंगे, उनके जो 90 डिग्री एंगल्स होंगे, उनके जो राइट एंगल्स होंगे, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। यही कह रहा है। तो इसमें मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इसमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं। अब रही बात द पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे? इफ अ लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड less than 180, the two lines will eventually meet on that side। देखो, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन जा रही है। देन देयर इज अनदर लाइन जो कि इन दो लाइंस को कट कर रही है, ठीक है दोस्तों। ये जो दो लाइंस को कट करने वाली है, इसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्री में इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो ये क्या कह रहा है? इफ अ लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन 180। ये जो है ना, एंगल पी एंड एंगल क्यू, इन और एंगल 4 और एंगल 6, ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स जो है, इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज टू लाइन्स। ये लाइन्स पैरेलल तब होंगे, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, आप समझ लीजिए। ये कह रहा है कि अगर एंगल पी और एंगल क्यू का सम, ठीक है, एंगल पी और एंगल क्यू का सम लेस देन 180 डिग्री आ गया, देन दीज टू लाइन्स जो होंगी, ये लाइन और ये जो हमें पैरेलल दिख रही है ना, ये दो लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन्स जो है ये इवेंचुअली मीट होंगी कहीं ना कहीं पे, अगर ये दो एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं कि यूक्लिड ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी थी। तो मैं पढ़ता हूँ पहले, तो आप सुन लीजिए और आप देख लीजिए हम इससे क्या कर पाते हैं। कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। यहाँ पे जो सॉलिड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सॉलिड क्या सिग्निफाई करता है? क्या ये वो वाली मैटर की कोई सॉलिड है? नहीं। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सॉलिड लिखेंगे गैस, आप यहाँ पे जो सॉलिड है वो 3 डायमेंशंस मैटर करता है। टू द पॉइंट्स यहाँ पे सॉलिड से लेके पॉइंट तक, पॉइंट
एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर है, एक ऐसी ज्योमेट्रिक चीज़ है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और सॉलिड एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर होती है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। जिस तरह से सॉलिड्स, सरफेसेस, लाइन्स एंड पॉइंट्स। सॉलिड्स यहाँ पे 3 डायमेंशनल चीज़ है। सरफेस हियर मीन्स कोई प्लेन हो जिसके 2 डायमेंशंस हो। उसके बाद है लाइन्स की एक ही डायमेंशन होती है, वो हम आगे देखेंगे। पॉइंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन आल्सो कॉल्ड ए डायमेंशन। ठीक है, यानी कि ईच स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू द पॉइंट्स। ठीक है, हर एक स्टेप में हम क्या लूज करते हैं, एक एक्सटेंशन लूज करते हैं, एंड उस एक्सटेंशन को क्या नाम देते हैं हम मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में डायमेंशन देते हैं। सो ए सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस। जिस तरह से मैंने कहा कि सॉलिड के पास 3 डायमेंशंस होते हैं। सरफेस हैज 2, लाइन हैज 1। सरफेस यानी किसी भी प्लेन को, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हो, ये वाली स्क्रीन जो आपकी पे आ रही है, इसके 2 डायमेंशंस, एक तो हम इसके पास ब्रेड्थ है, एक दूसरी है इसके पास लेंथ। तो इसी तरह से लाइन जो होती है उसके पास एक ही क्या होती है, डायमेंशन होती है, वो उसकी लेंथ होती है, उसके पास ब्रेड्थ नहीं होती है। इस तरह से पॉइंट उसको कहते हैं जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो। इसी तरह से Euclid summarized these statements as definitions. We began his exposition by listing 23 definitions in book 1 of the Elements. यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स, और उसके तकरीबन 21 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे। एंड बुक 1 में बुक 1 में उसने ये डेफिनेशंस दी थी। तो क्या क्या डेफिनेशन दी थी? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पहले तो उसने पॉइंट की डेफिनेशन दी थी। पॉइंट किसको कहा जाता है? पॉइंट उसको कहा जाता है जिसका कोई पार्ट ना हो। हियर पार्ट के माने क्या है? पार्ट, व्हाट डज पार्ट मीन हियर? तो पार्ट जो है, पार्ट के पार्ट हियर सिग्निफाइज डायमेंशंस। ना तो इसके पास कोई लेंथ है, ना तो कोई ब्रेड्थ है, ना कोई थर्ड डायमेंशन है। ठीक है, इसी तरह से लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन को उसने कैसे डिफाइन किया था? लाइन को उसने बोला था कि लाइन एक ब्रेडथलेस लेंथ है। लाइन के पास एक ही डायमेंशन होती है जो कि उसकी लेंथ होती है। ठीक है, यानी कि लेंथ के पास लाइन के पास कोई ब्रेडथ नहीं होती है। ब्रेडथ अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, मैं अपनी जो हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेडथ हम अपनी लैंग्वेज में मोटापे को कहते हैं। कौन सी चीज़ कितना मोटा है, और ब्रेडथ लंबाई को, लेंथ लंबाई को कहते हैं। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जिस तरह से दोस्तों मैंने बताया, जो लाइन होती है ना, वो बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर उन पॉइंट्स को एक्सटेंड किया जाता है। एंड ये क्या कह रहा है? द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो भी लाइन होती है ना, वो कहीं ना कहीं पे जब खत्म हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, किस पे पॉइंट खत्म हो जाएगी? वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब जैसे कि मैंने कहा था, स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो असल में किन चीज़ों से बनी होती है? वो बहुत सारी डॉट्स से, बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है इटसेल्फ। ए सरफेस इज दैट, जो फिफ्थ वाला पॉइंट डेफिनेशन जो है, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब रही बात सरफेस की, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री हम सुनते हैं, प्लेन किसे कहते हैं? जिसके पास 2 डायमेंशंस होते हैं। सरफेस एक तरह की सरफेस होती है। जिस तरह से ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसके पास ब्रेड्थ है, इसके पास लेंथ है, ये 2 डायमेंशंस इसके पास सरफेस के पास होगी, तो उसको प्लेन कहा जाएगा। तो इसी तरह से नंबर 6, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। अब देखो, ये इसका जो एज है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये एक तरह से लाइन्स ही है ना, है कि नहीं? ये एक तरह से लाइन्स ही है। अब नंबर 7, प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। अब देखो, प्लेन सरफेस जो होगी, मैं आपको थोड़ा-सा इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊँगा, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। जो सरफेस होगी, ये जो सरफेस है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आप देखो कितने सारी लेंथ्स, कितने सारी ब्रेड्थ्स से बनी है, कितने सारे पॉइंट से, कितने सारी लाइन से। अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इतने सारी लाइन जब मिल गई ना, तो एक एक सरफेस बन गई, और उसी के साथ-साथ एक ब्रेड्थ भी बन गई। ठीक है? तो ये यूक्लिड की डेफिनिशंस है, जो उसने ज्योमेट्री को थोड़ा-सा फ़रोग़ देने की कोशिश की थी अपने वक़्त में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो डेफिनेशंस हैं, थोड़ा समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा, ये डेफिनेशंस को देखा कि यूक्लिड ने कैसे पॉइंट को डिफ़ाइन किया, लाइन को डिफ़ाइन किया, और प्लेन को कैसे डिफ़ाइन किया उसने। तो हम पहले देखेंगे कि पॉइंट किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता ही हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे ये डॉट बनाया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे कह सकते हैं कि हम इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम इसकी ब्रेड्थ मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पॉइंट तो क्या जाना हमने? तो पॉइंट उसको कहा जाता है, इन ज्योमेट्री पॉइंट इज़ दैट थिंग व्हिच इज़ डायमेंशनलेस, व्हिच हैज़ नो डायमेंशंस, व्हिच कांट बी मेजर्ड। तो इसी तरह से दोस्तों, वी हैव अनदर थिंग दैट इज़ लाइन। लाइन किसे कहेंगे? हम अपनी टर्मिनोलॉजी में हम इसको लाइन ही कहते हैं, और मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में भी इसको लाइन ही कहेंगे। ये जो है, इसको यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है और यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है। इसको हम लाइन कहेंगे। एंड लाइन के पास एक ही डायमेंशन होता है, लाइन के पास एक ही मेजर होता है, और वो मेजर होता है इसकी लेंथ। ठीक है दोस्तों, इसकी
ब्रेडथ नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई यूक्लिड डिफाइंड लाइन, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। एक लाइन एक लेंथ ही है लेकिन उसके पास कोई ब्रेडथ नहीं है। तो अब द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए अब अगर हम बात करेंगे, जो भी लाइन है ना, जो ये लाइन है ये किस चीज़ से बनी है? लाइन किस चीज़ से बनी है? आप मुझे बोलो। बहुत सारे डॉट्स जब मिलेंगे ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे डॉट्स या बहुत सारे पॉइंट्स जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। तो यही जो बात मैंने अभी बताई कि स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यानी कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि इसके ऊपर क्या है? ये सारे जो है, ये जो लाइन है ना, ये जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। यही कहने की कोशिश कर रहा है ये। इसी तरह से a surface is that which has length and breadth। अब रही बात सरफेस की। सरफेस जो है ना, जो ये स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है ना, ये स्क्रीन भी हमारे पास एक सरफेस ही है। इसको हम प्लेन भी कहेंगे। जिस तरह से हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, उसको भी हम सरफेस ही कहेंगे, या नोटबुक है जिस पे आप लिखते हो, ठीक है? ये इसने कैसे डिफाइन किया इसको, सरफेस को, प्लेन को? इसने कहा कि ये एक सरफेस होती है, ठीक है? ये एक सरफेस होती है जिसके पास क्या होती है? एक तो उसके पास लेंथ होती है, ठीक है दोस्तों? दूसरा उसके पास ब्रेडथ होती है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ से भी हम सॉरी लेंथ होती है और ब्रेडथ होती है, ठीक है दोस्तों? थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे तो ये जो है ना आपके पास, ये क्या है? ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन बन चुका है, ठीक है? इसी तरह से द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। आप अगर देखोगे, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेडथ भी है। ये जो लेंथ है, लेंथ क्या है? एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये ब्रेडथ एक लाइन है, ये लेंथ एक लाइन है। तो द एजेस ऑफ अ सरफेस, ये जो एक सरफेस बन चुकी है यहाँ पे, इसके जो एजेस है, क्या वो लाइन नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसी तरह से मतलब प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्स। अब हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है? ये जो प्लेन है हमारे पास, क्या ये कैसे बनी? एक लाइन कैसे बन जाती है? बहुत सारे पॉइंट जब मिल जाते हैं तो एक लाइन बन जाती है। इसी तरह से अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स। तो जब बहुत सारी लाइन्स मिलेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जब ये लाइन्स मिल जाएँगी जिसके पास, लेकिन साथ-साथ क्या बन रहा है इसका? साथ-साथ ब्रेडथ भी बन रही है। ये जो ब्रेडथ ऐसे बन रही है ना, ऐसे बन रही है ना ब्रेडथ भी साथ-साथ। ये जो ब्रेडथ भी बन रही है और लेंथ भी बन रही है, और इसके इसके बनने से, इन सबके मिलने से एक चीज़ बन रही है, दैट इज़ सरफेस, और वही सरफेस हमारा प्लेन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब हमें क्या पढ़ना है यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में। So let's move towards exercise first of this chapter, that is exercise 5.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स है, और पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये क्वेश्चन, फर्ज कीजिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है? ये कह रहा है कि एक डॉट से, एक पॉइंट से सिर्फ हम बस एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइन्स, ठीक है? जिस तरह से मैंने अभी 2 लाइन्स ड्रॉ की, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, ठीक है दोस्तों? आप देख सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझने के लिए आपके पास ये वाली ड्राइंग है। मतलब मैं जितनी लाइन्स ड्रॉ करना चाहूँ उतनी ही काम होगी इसमें। मतलब आई कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन्स, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, ठीक है? तो इसके लिए हमें एक एक्शन है, ये वाला एक्शन, एक्शन 5.1। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। अगर आप देखेंगे, अगर 2 लाइन्स होंगे, अगर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स में हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। बट अगर हम पॉइंट सिंगल पी से, हमारे पास 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू। अब आप अगर देखेंगे, पी में हम कितने लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स करीबन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, और ये वाली लाइन जो है ना, ये यहाँ से जा रही है, और ये पॉइंट क्यू के दरमियान से भी जा रही है, ठीक है? और क्यू में सिंगल हैंडेडली, इंडिविजुअली कितने सारे लाइन्स ड्रॉ हो रहे हैं? मतलब हम अभी तो मतलब अभी कुछ लाइन्स ही ड्रॉ हो रहे हैं, बट हम वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पी पे भी है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। बट जब 2 पॉइंट्स की बात आएगी, वी कैन ड्रॉ ओनली सिंगल लाइन, वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है? पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्शन नंबर 5.1 दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस पार्ट।
देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये क्या कह रहा है, जिस तरह से 5 एक्शन 5.1 यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फर्ज कीजिए मैं अब ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट दूसरा है सपोज बी है। वी कैन ड्रॉ ए सिंगल लाइन फर्स्ट। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करें जो इसी के थ्रू पास हो, ए से भी पास हो एंड बी से भी पास हो? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। यही तो कह रहा है एक्शन नंबर 5.1 जो अभी मैंने आपको बताया। एक्शन नंबर 5.1 कह रहा है कि फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली ए सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। देखो, अगर हम देखेंगे, अगर कोई लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्या हम इसको सॉरी लाइन सेगमेंट जो होगी, क्या हम इसको बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइन जो हमारे पास होती है हम उसको इतना बढ़ा सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा है ये, a terminate line can be produced indefinitely on both the sides। ट्रू, ये तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। if two circles are equal then the radii are equal। ये क्या कह रहा है, नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर दो सर्कल्स क्या है, बराबर है, then their radii are equal। अरे भाई ये तो ठीक ट्रू ही है ना, क्यों, कैसे ट्रू है? अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल बराबर हैं। अगर ये क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, ये दोनों सर्कल बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अरे भाई फिर तो इनका रेडियाई भी इक्वल ही होगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। ठीक है दोस्तों, हाँ, इन फिगर 5.9 AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। अब ध्यान से देख लीजिए, फिगर वहीं से बनी हुई है। AB एक लाइन है हमारे पास, बराबर है PQ के, एंड दिस PQ इज इक्वल टू XY लाइन। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्शन नंबर 1 ऑफ यूक्लिड्स, एक्शन नंबर 1 जो उसने कहा था, इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो यही तो कह रहा है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, पी क्यू अगर एक्स वाई के बराबर, ये आप फर्ज कर लीजिए ए है, ये बी है और ये एक्स वाई सी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर है सी के, देन क्या हम नहीं कह सकते ए बी बराबर है एक्स वाई के? ठीक है, ए बी बराबर है एक्स वाई के, यानी ए बराबर है सी के, तो हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। तो ठीक है दोस्तों, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ये वाली जो फॉलोइंग जो पार्ट्स दिए गए हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट और रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्क्वायर, ये वाली टर्म्स हमें डिफाइन करनी है। और डिफाइन करने से पहले हमें कुछ ऐसे टर्म्स भी पता होनी चाहिए जो इनको डिफाइन करने से पहले ही पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो आई हैव वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, देन वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बट थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज पैरेलल लाइंस। देखिए, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, कब पैरेलल होंगी? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस is always constant, then these are called parallel lines. In other words, the lines which never intersect each other are called parallel lines. To define parallel lines, we must know about point, lines and distance between the lines and the point of the intersection. देखिए दोस्तों, two lines are parallel if they do not intersect each other। दो लाइंस तब पैरेलल होंगी if they do not intersect, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट मीन्स कट करना, एक दूसरे के इर्द गिर्द गुजरना। ठीक है, देखिए हमारे पास सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है। यहाँ पे जो है ना, ये पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कट किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस हम उन लाइंस को कहते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हों। देखिए, अगर आपको ये नजर आ रही होगी ना, ये वाली लाइन, ये आप देख लो, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, सॉरी, ये एक लाइन है हमारे पास, ये दूसरी लाइन है हमारे पास। अगर हम देखेंगे, ये लाइन से लेके यहाँ तक एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। ठीक है, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं अभी। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कटिंग ईच अदर, दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस उन लाइंस को कहा जाता है जब एक लाइन दूसरे लाइन पे
जब इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो एक एंगल बना रही होगी, एंड दैट एंगल शुड बी राइट एंगल, ठीक है। एंड राइट एंगल यू मीन बाय राइट एंगल वी मीन 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। उनको फिर कहेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है दोस्तों। हाँ, लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? लाइन सेगमेंट इज सिंपली द सेगमेंट ऑफ द लाइन, द पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। जिस तरह से हमने एक एक्शन नंबर 5 देखा था, यूक्लिड्स एक्शन नंबर 5 देखा था, उसमें हमने देखा था द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ मैंने पहले भी कहा हुआ है, पहले से कहा है कि लाइन जो होती है वो होल होती है, ठीक है। लाइन इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे? होल। होल मतलब पूरा, सारा का सारा, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज पार्ट, ठीक है। सम पार्ट ऑफ व्हाट? लाइन। सम पार्ट ऑफ लाइन इज लाइन सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या कहेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, नया वाला बनाएंगे, अच्छा सा प्यारा सा। अरे ये भी तो खराब हो गया, ससुरा ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। अरे इतनी गंदी ड्राइंग है मेरी। हाँ बन गया, इतना ही बनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, मिडिल मोस्ट पॉइंट जो इसमें है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो है ना, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। ये इसका सर्कमफ्रेंस नहीं, ये आप समझिए बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो है ना, ये सारे क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ स्क्वायर, अब हम देखेंगे स्क्वायर किसको कहेंगे, ठीक है। ये रहा आपके पास स्क्वायर। देखिए दोस्तों, स्क्वायर उस फिगर को कहेंगे जिसके सारे साइड्स बराबर हों। सपोज ये a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर होगा, ये भी a सेंटीमीटर होगा, ये भी a सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसके जो एंगल्स है ना, ये सारे 90 डिग्री होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इसके जो साइड्स होते हैं ना, ये साइड इस वाले पे परपेंडिकुलर है, ये साइड इस वाले पे परपेंडिकुलर है, ये साइड जिस साइड से आप देखना चाहोगे उस साइड से आपको पता चलेगा कि एक साइड दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। नाउ ये जो स्क्वायर है ना, इट बिलोंग्स टू द क्वाड्रिलेटरल फैमिली, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल फैमिली मतलब कि कुछ ऐसी फिगर्स जिनके चार साइड, क्वाड मींस 4, चार साइड्स हैं, ठीक है। एंड इसकी जो एंगल्स का सम होता है, ठीक है, वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। कैसे? देखो, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है, ये भी 90 बन गया, ठीक है, ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। 9 × 9 9999, 90 × 4 हो गया 360, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर, वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें? If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is half of AB। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इन वाले क्वेश्चंस को मजा आता है करने में। अदरवाइज मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो जब स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, नहीं, क्योंकि इस चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस है, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है आप लोगों को, बट ऐसा है नहीं। थोड़ा से कुछ ऑब्वियस बातें आपको जहन में रखनी है, एक्शंस वगैरह थोड़ा एंड पोस्टुलेट्स को याद जहन में रखना है, एंड बस फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। फिर ये क्वेश्चन तो मतलब घास फूस है, बाकी कुछ नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? If a point C lies between points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is half of AB, explain by drawing the figure। तो पहले हम ड्रा ही कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पे A है और इस पे यहाँ पे B है। Then there is another point that is point C, जो कि यहाँ ऑलमोस्ट मिडिल में ही है, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे है जैसे AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है, ठीक है। एक हिसाब से आप समझ लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, या बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। बाइसेक्ट मींस ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहले हमें क्या गिवन है? नाउ फर्स्ट AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है दोस्तों। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम एडिंग AC बोथ साइड्स
कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स दे रिमेन इक्वल्स। ये यूक्लिड का एक एक्शन ही है ना, है कि नहीं? मेरे ख्याल से एक्शन नंबर 2 है। AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। आप देख लीजिए कितना कितना आसान है क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। AC प्लस AC, अगर AC प्लस AC हो है तो या क्या हम नहीं लिख सकते ट्वाइस AC? क्या हम नहीं लिख सकते ट्वाइस AC? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू BC प्लस AC। BC प्लस AC किसके बराबर है? क्या ये एक AB के बराबर नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल AB के बराबर। क्या हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई 2? यही तो हमारा आंसर है ना, यही हमारा आंसर है ना दोस्तों। AC is equal to half of AB, hence proved। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने दे दिया है। हमने क्या प्रूव करना था? हमने क्या करना? AC is equal to half of AB। AC is equal to half of AB। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट में रिपीट करता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा था A और B एक लाइन है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक डॉट है, उस डॉट का नाम C है, ठीक है, उस पॉइंट का नाम C है। एंड ये पॉइंट इन दो के दरमियान ऐसे है जैसे AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है BC के बराबर होती है, ठीक है। गिवन, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने AC इज इक्वल टू BC, हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमने ऐड किया AC बोथ साइड्स, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स दे रिमेन इक्वल्स। ये एक्शन है हमारे पास, एक्शन नंबर 2 है मेरे ख्याल से। देन AC प्लस AC बन गया 2 AC। BC प्लस AC जो है BC यहाँ तक और AC यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जब मिल जाएगा तो ये एक पोर्शन बन जाएगा AB पोर्शन, तो बन गया AB, ठीक है। तो AC, तो मैंने 2 को यहाँ डिवाइड में लाया तो AC इज हाफ ऑफ AB, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन प्रूव, ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In question 4, point C is called the midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये क्या कह रहा है? देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है। देखिए इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called the midpoint of the line segment। हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब कि ये AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AC इज इक्वल टू CB, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए एक लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, ये हम प्रूव करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप मेरे साथ बने रहिए, हम देखेंगे कितने आसानी से हम इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एज्यूम लाइन सेगमेंट AB has 2 midpoints, C and D, ठीक है। फिगर आपके पास मौजूद है, C तो पहले से ही है, लेट्स एज्यूम कि D भी है, ठीक है, लेट्स एज्यूम कि D भी इसका मिड पॉइंट ही है, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट नाउ AC is equal to BC if C is midpoint, अगर C मिड पॉइंट है इस लाइन का तो AC इज इक्वल टू BC, है कि नहीं? ठीक है। नाउ हम इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह से देखेंगे। एडिंग AC both sides, adding AC both sides,
AC plus AC is equal to BC plus AC. When equals are added to the equals, the term remains the same. ठीक है, ये तो हमें एक्शन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, AC प्लस AC बन जाएगा ट्वाइस AC, है कि नहीं, इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC ये बन जाएगा AB के बराबर, जो हमने पहले ही प्रूव किया। जैसे कि हमने वहां पे प्रूव करना था AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट नाम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगर C हमारे पास क्या है, अगर C हमारे पास मिड पॉइंट है तो ट्वाइस AC बराबर आ रहा है AB के। सिमिलरली LLY शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिमिलरली इफ D is midpoint, if D is midpoint, तो क्या हम लिख सकते हैं ट्वाइस AD is equal to AB। ठीक है ना दोस्तों, अगर मिड पॉइंट C आ रहा था तो हमने ट्वाइस AC बराबर किसके था, AB के बराबर। इसी तरह से अगर D मिड पॉइंट है तो ट्वाइस AD बराबर आ जाएगा AB के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम first and second we found that फर्स्ट और सेकंड से अगर ट्वाइस AC बराबर है AB के और ट्वाइस AD है बराबर AB के, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं ट्वाइस AC इज इक्वल टू ट्वाइस AD? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा 2 and 2, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। तो क्या ऐसा हो सकता है अगर AC बराबर है AD के, तो क्या पता चला पॉइंट C एंड पॉइंट D एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं, और देयरफॉर a line segment can have only one। ठीक है, a line segment can have only, therefore a line segment can have only one mid point। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक ही है, C और D पॉइंट एक ही है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया था कि लेट अस एज्यूम कि C एंड D आर टू मिड पॉइंट्स, मगर यहाँ पे हमें बराबर आया AC इज इक्वल टू AD के बराबर। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें बराबर हैं, तो दैट मीन्स ये पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, C पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, ये D पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, ये C ही है। ठीक है, तो हेंस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आप देख लीजिए, एक लाइन सेगमेंट है AD हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इसमें दो पॉइंट्स है मिडिल में। ठीक है, दो पॉइंट्स, एक तो B है, दूसरा C है। ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है A एंड D। इफ AC इज इक्वल टू BD, AC यहाँ से यहाँ तक, A से लेके C तक, ठीक है, इज इक्वल टू BD, B से लेके D तक, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये क्या कह रहा है, A से लेके C तक बराबर है B से लेके D तक। ठीक है, तो आप हमें क्या प्रूव करना, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू फ्रॉम दिस पोर्शन, AB इज इक्वल टू CD यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, नाउ इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि क्या है ये। ठीक है दोस्तों, A है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे D है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे C पॉइंट है।
तो गिवन क्या है हमारे पास, जब हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल टू BD टू फाइंड, तो प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम देखेंगे ये जो है AC किसके बराबर है हमारे पास, नाउ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, है कि नहीं, AB प्लस BC। AC यहां से यहां तक है, ठीक है, इसको हम दो टुकड़ों में पहले से डिवाइड किया है, क्वेश्चन यही कह रहा है AB प्लस BC के बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास BD है, यानी यहां से यहां तक, ये किसके बराबर है, ये बराबर है BC प्लस CD के, है कि नहीं, यस इट इज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू BD, ठीक है दोस्तों, AC इज इक्वल टू BD। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे, इसको हम सेकंड नाम देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AC के बदले क्या मैं लिख सकता हूं, AB प्लस BC इज इक्वल टू, BD के बदले मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD, ठीक है दोस्तों, ठीक है, यस ये ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड्स, ठीक है दोस्तों, ठीक है। AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC माइनस BC प्लस CD। BC माइनस BC ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस BC माइनस BC प्लस BC माइनस BC, तो हमारे पास बचता है AB इज इक्वल टू CD। क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था, जरा हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. अगर आपको याद होगा एक्शन नंबर 5 जो है, एक्शन नंबर 5 ऑफ यूक्लिड्स, एक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जिस तरह से मैंने ये देखो, कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, क्यों कहा जाता है इसको यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो खैर यूक्लिड्स एक्शन 5 क्या स्टेट करता है, यूक्लिड्स एक्शन 5 कहता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, है कि नहीं। अगर हम देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, अगर हम मैथ की बात करेंगे, ठीक है, एक्शन जो होते हैं वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में अप्लाई होते हैं, एंड पोस्टुलेट जो होते हैं हमारे पास वो ओनली किसके लिए अप्लाई होते हैं, ज्योमेट्री के लिए। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 6 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 इज ग्रेटर देन 3, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए इस वाले एक्शन को क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैथमेटिक्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब ये केस 1 है हमारे पास, ठीक है। नाउ केस 2, रियल लाइफ केस, सपोज हमारे पास यूरोप है, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे पास एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका, देन वी हैव साउथ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास 5 बर आज़म है, ये हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, इज ग्रेटर देन, यूरोप की एक कंट्री है जर्मनी, ठीक है दोस्तों। जर्मनी एक छोटा हिस्सा है, एक पार्ट है, और यूरोप एक होल है,
ठीक है दोस्तों, दिस इज हाउ दिस एक्शन नंबर 5 इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ जर्मनी बहुत बड़ा है, जर्मनी यूरोप से बड़ा है? नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये मतलब अकल का तकाजा है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ऑब्वियस मीन्स आप ऐसे समझिए कॉमन सेंस है। ठीक है, ये कॉमन सेंस सबको पता है, जर्मनी एक कंट्री है और यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक बड़े आजम है, और जर्मनी एक मुल्क है। ठीक है, मुल्क हमेशा बड़े आजम से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, नाउ वी आर डन विद दिस फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। दोस्तों एक चीज इस यूनिट में एक ही चीज रह गई है, दैट इज द थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। क्या कह रहा है आप समझ लीजिए, बड़ी अच्छी सी थ्योरम है, एक ही थ्योरम है इस वाली यूनिट में। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, फर्ज कर लीजिए यहाँ पे हमारी एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ से भी ड्रॉ हो रही है। ठीक है, इस लाइन का नाम एल रखा हमने और इसका हमने एम रखा। ये क्या कह रहा है? ये दो लाइन्स है, दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। ये एक पॉइंट है, सपोज ओ है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, ये हमारे पास तीन पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स में एक लाइन जा रही है एल। ठीक है दोस्तों, और इन दो पॉइंट्स में ओ एंड क्यू के दरमियान से एक लाइन जा रही है एम लाइन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नाउ फर्ज कर लीजिए, थ्योरम क्या कह रही है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए ये दो लाइंस हैं, ये कह रहा है कि इन दो लाइंस के पास एक ही पॉइंट कॉमन होगा, नॉट मोर देन वन। या तो कोई पॉइंट नहीं कॉमन होगा, या तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। मैक्सिमम अगर कोई कॉमन दो लाइंस में पॉइंट होगा, ठीक है, दो लाइंस में अगर एक पॉइंट कॉमन होगा वो बस एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ लीजिए प्लीज, बड़ी आसानी से समझ लीजिए, बड़े ध्यान के साथ समझ लीजिए। थ्योरम है, क्या कह रहा है कि दो लाइंस अगर हमारे पास है, दे कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनली वन पॉइंट। ठीक है, ठीक है, एक ही पॉइंट उनके पास होगा जो कॉमन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। या तो हमारे पास सपोज अगर मैं ऐसे लाइन करता हूँ ड्रॉ, ठीक है, और ऐसे करता हूँ ड्रॉ, ठीक है, ये हमारे पास दो लाइंस है, इन दो लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इन दो लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, जहाँ पे ये मीट कर रही है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फर्ज कर लीजिए, अब इस थ्योरम को प्रूव करना है, कैसे करेंगे वो हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्ज कर लीजिए, हियर वी आर गिवन टू लाइंस एल एंड एम, वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, एक पॉइंट कॉमन है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सपोज, ठीक है, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टेंट पॉइंट्स। दो लाइंस दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सपोज करते हैं, फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, से पी एंड क्यू, से पी एंड क्यू, मैंने पी एंड क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यू हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स। तो दो लाइंस दो पॉइंट से दो पॉइंट से पास हो रही है क्या? बट दिस assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distant points। हमारे पास पहले से एक एक्शन है, एक्शन नंबर 5.1 है हमारे पास, वो क्या स्टेट कर रहा था कि फ्रॉम टू पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन। अरे भाई याद करो, ऐसे अगर हमारे पास दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पॉइंट के दरमियान हम मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब दो पॉइंट्स की बात आएगी, दो पॉइंट्स में बस एक ही लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो एक्शन नंबर 5.1 के साथ ये क्लैश हो रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो दैट मींस, सो द assumption that we started with that two lines can pass through two distant points is wrong। तो हमारा जो सपोज था, हमने जो लेट किया था, हमने जो सपोजिशन की थी, वो बिल्कुल गलत है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से ये वाली थ्योरम जो है प्रूव हो गई है। तो थैंक यू सो मच, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आप दिस साइनिंग ऑफ।